इंडिया में साई-फाई रिलेटेड जॉनरा मूवीज़ क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली कम ही बनती हैं। इसके कुछ रीज़न्स हैं, जो कि है कि यार बजट इशू हो या फिर वीएफएक्स में दिक्कत हो या स्केलिंग में दिक्कत हो या फिर स्टार कास्ट अच्छी ना हो। लेकिन कभी-कभी कुछ मूवीज़ ऐसी भी आती हैं जो इस फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक भून बन के आती है और इस फ़िल्म इंडस्ट्री को एक लैंडमार्क देती है वर्ल्ड सिनेमा के सामने। ऐसी एक फ़िल्म है कल्कि 2898 एडी, जहाँ पर ये फ़िल्म जो है अभी बहुत ही ज़्यादा वेव्स बना रही है और एक हेडलाइन बना चुकी है फॉर इंडियन सिनेमा एज़ इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फ़िल्म टू एक्चुअली फीचर इन अ कॉमिक कॉन इवेंट। जहाँ पर इस फ़िल्म के मल्टी स्टार कास्ट मिलकर एक साई-फाई डिस्टोपियन वर्ल्ड बनाते हैं और इस मूवी में हमें स्क्रिप्चर्स और पुराणों में लिखे हुए टेक्स्ट के बारे में भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जो कि इंडियन ऑडियंस को केटर भी करती है। इसीलिए इंडियन ऑडियंस शायद इससे कनेक्ट भी कर रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में पूरी बात करेंगे, इस फिल्म के क्रक्स को समझेंगे एज वेल एज एक एनालिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिव्यू देने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि कल्कि 2898 एडी एक्चुअल में हमें क्या प्रेजेंट करती हैं और इंडियन सिनेमा के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अब समय उन्हें खोजने का। अब ये कहानी समझने के लिए हमें इसकी प्लॉट लाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर ये मूवी जो है वो एक्चुअली टेक प्लेस करती है 6000 ईयर्स आफ्टर द महाभारत वॉर, जहाँ पर जो अर्थ है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक स्यूडो पैराडाइज नामक जगह कॉम्प्लेक्स में जाकर स्थित है, जहाँ पर जो कॉमन आदमी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, वो रहते हैं बस वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग सिटीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज़ काशी, जहाँ पर लोग हर दिन मरने मिटने के लिए तैयार हैं जस्ट टू सर्वाइव एंड टू लिव फॉर अनदर डे। जहाँ पर उन्हें अगर कॉम्प्लेक्स में एंट्री चाहिए तो उनके लिए 1 मिलियन यूनिट्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि यहाँ का मोड ऑफ करेंसी भी है। इसको रचने वाला जो रचयिता है वो और कोई नहीं, एक टायरानिकल डिक्टेटर है जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन, जो अपने गुंडों से ये काम करवाता है। इस फोर्स को अपोज करने के लिए एक रेबल का ग्रुप भी बना हुआ है जो कि शंबाला नामक एक जगह पर रिसाइड करते हैं और वहाँ से अपनी रेजिस्टेंस चालू करते रहते हैं। इन्हीं दौरान के बीच जो स्टोरी है वो इस पर रिवॉल्व करती है कि कल्कि जो एक दशावतार है लॉर्ड विष्णु के, वो प्रोफेसाइज किया जाता है कि वो इस धरती पर आएंगे और लोगों को लिबरेट करेंगे और कैसे सुप्रीम यास्किन इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। और इसके पश्चात अश्वत्थामा जैसे वीर लोग जो कि माइथोस में हमारे हैं, वो कैसे इसे प्रोटेक्ट करते हैं और अलाउ करते कि कल्कि आए, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में जो इस मूवी में हमें दिखाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में, और अश्वत्थामा का रोल जो है इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है। अब जिन्हें नहीं पता अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है जो कि महाभारत में कौरवों के दीग से लड़े हुए थे। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इन्हें श्री कृष्ण से श्राप मिला था कि वे हमेशा अमर रहेंगे और इस धरती में घूमते रहेंगे। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने इनके सर से मणि भी निकाल लिया था, जिस मणि का जिक्र भी इस मूवी में किया जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब वो इस धरती में वापस आएंगे प्रोफेसाइज्ड, तब ये जो है अश्वत्थामा वो उनकी सहायता करेंगे एंड हेल्प हिम टू बिकम ए मसियाइक फिगर। साथ ही साथ हमें प्रभास का रोल भी दिखता है जो कि भैरवा के रोल पे है, जो कि एक बाउंटी हंटर इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसे एक रीइंकार्नेशन भी दिखाया गया है ऑफ द फेमस वॉरियर कर्ना। कर्ना जो थे वो सन गॉड के पुत्र थे एंड ही वॉज एक्चुअली द एल्डेस्ट सन ऑफ कुंती हु ऑल्सो फॉट फ्रॉम कौरवस इन द महाभारत वॉर। साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे एंशियंट एंड मिथोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वी गेट द मेंशन ऑफ गांडीवन विच वॉज द मिथोलॉजिकल बो दैट वॉज गिवन टू अर्जुना, जो उससे वो लड़ाई करते थे। और साथ ही साथ विजय धनुष के बारे में दिखाया गया है जो कि कर्ण का था। साथ ही साथ हमें और भी मेंशंस मिलते हैं और डिफरेंट गॉड्स एज वेल एज स्क्रिप्चर्स एज वेल, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कल की अवतार जो है वो धरती पर कैसे आएंगे, कि वो सफ़ेद घोड़े पे बैठ कर आएंगे और एक मसीहाई फिगर की तरह लोगों को लिबरेट करेंगे। अगर हम विलेंस की तरफ जाएं तो विलेंस में सबसे पहले हमें कमल हसन मिलते हैं जो कि सुप्रीम गॉड यास्किन के प्रतीक हैं और यही जो है वो मेन एंटागोनिस्ट भी हैं इस फिल्म के। अब इन्हें एग्जैक्टली हम कली नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक एंटिटी या फिर उसका एक फॉर्म हम लोग इसे ज़रूर कह सकते हैं। अब ये जिन्हें नहीं पता कि कली कौन है, कली बेसिकली इज़ दी असुर नोन एज कली, और ये असुर जो है वो कली युग में राज करता है। ही इज़ एक्चुअली द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल द ईवल दैट इज़ हैपनिंग इन दिस युगा, और इसको हराने के लिए कल की अवतार का जन्म होने वाला होगा। साथ ही साथ हमें दीपिका पादुकोण का भी रोल मिलता है जो कि एक
प्रेग्नेंट लेडी है, एक टेस्ट सब्जेक्ट है एट द कॉम्प्लेक्स, और इनका नाम सम 80 होता है। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो मूवी में भी इसका जिक्र किया जाता है सुमति। अब जिन्हें नहीं पता सुमति क्या है, इसका भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है, एज सुमति इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोफेसाइज्ड मदर ऑफ कल्कि, जहाँ पर वो उनका जन्म शाम्बाला में होता है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण को एक्चुअली लिया भी जाता है। इनफैक्ट इन सभी स्क्रिप्चर्स को देख के हमें पता चलता है कि हाँ, कल्कि शायद आने वाला होगा और इसी के ऊपर ये मूवी पूरी बेस्ड है। अब शम्बाला इज़ बेसिकली नथिंग बट अ मिथोलॉजिकल प्लेस, जो कि ना ही सिर्फ हिंदू रिलीजन बल्कि बुद्धिस्ट रिलीजन भी माना जाता है, इज़ एक्चुअली अ डिवाइन प्लेस, जहाँ पर ये प्रोफेसाइज्ड मेसाइया आने वाला होगा और लोगों को लिबरेट करने वाला होगा। इट इज़ लाइक द लास्ट होम और लास्ट प्लेस ऑफ धर्मा, जो कि इस अधर्म के रूल पे बचा हुआ है, जिसको सुप्रीम गॉड यास्किन ख़त्म करने में लगा हुआ है एज वेल। अगर मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो मैं इतना कहूँगा जी, इसके जो दोनों हाफ्स है दैट कम्स एज टू डिफरेंट हाफ्स ऑफ द मूवी। जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिंज वर्दी है और अननेसेसरी भी लगती है, जहाँ पर जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, लव इंटरेस्ट हैं, वो कुछ सेंस नहीं बनाती और काफ़ी ज़्यादा लोड रखती है और ऐसा लगता है कि उसे फोर्सली अंदर डाला गया है। लेकिन इंटरवल के बाद वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया होती हैं। वीएफएक्स में नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट करने की बाकी है और वीएफएक्स पता भी चलता है कि ये सीजीआई है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और कंपैरेटिवली जो हमें देखे हुए हैं बॉलीवुड में उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेटर डेवलप्ड होते हैं, जहाँ पर हमें दिखता है कि स्केलिंग और वीएफएक्स में काम किया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अश्वत्थामा परफॉर्मेंस जो था अमिताभ बच्चन का, दैट स्टील्स द लाइमलाइट। लोगों को लग सकता है कि प्रभास इज़ द मेन हीरो ऑफ दिस मूवी, बट ये है नहीं। प्रभास इज़ एक्चुअली द सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर, और जो मेन लोड है इस पूरे फिल्म का जो भार है वो अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन ही उठाते हैं। अगर हम दूसरे प्रोमिनेंट एक्टर की बात करें जो इस लाइमलाइट को पूरी तरह से ले लेते हैं, उनका नाम है कमल हसन सर। कमल हसन एज द विलन, एज द सुप्रीम गॉड यास्किन ने एक टेरिफाइंग परफॉर्मेंस दिया है और हमें देख के एक्चुअली में डर लगता है। हमें ये दिखाया जाता है कि क्या हो फ्यूचर में, कैसा ये हो सकता है कि अगर कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। दीपिका पादुकोण यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट की तरह काम करती है, एक माँ की तरह काम करती है जो अपने इस बच्चे को बचाना चाहती है और भविष्य में अच्छा कुछ करना चाहती है। यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे एक्टर्स के कैमियो भी होते हैं जिनके कुछ प्रोमिनेंट रोल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल विजय देवरकोंडा एज अर्जुन, दुलकर सलमान में मिलते हैं, साथ ही साथ में मृणाल ठाकुर का भी रोल यहाँ पर डेफिनेटली दिखता है। अगर हम दूसरे एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे दिशा पाटनी, ब्रह्मदन और ऐसे काफ़ी सारे साउथ इंडियन एक्टर्स भी हैं जिनका अपने आप में अच्छा रोल्स है। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग कैमियो भी हमें दिखता है, जैसे एस राजामौली का भी है और राम गोपाल वर्मा का भी है। लेकिन अगर हम इनसे साइड हटें तो मैं यही कहूँगा कि जो मूवी है ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस हमें देती है। अगर हम मूवी के एनालॉजीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कली और कल्कि के बारे में। पहली बात तो अगर हम लोग स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देखें तो कल्कि के बारे में बात करते हैं। कल्कि जो है वो विष्णु के 10 अवतार में से जो लास्ट अवतार है वो है, जो कि कली युग में आने वाले हैं। इन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज अ डार्क स्किन मैन, जो कि आएंगे सफ़ेद घोड़े पर जिसका नाम होगा देवदत्त, हाथ में एक तलवार लेकर, और बुराई का नाश करेंगे। इनका जन्म शम्बाला में होगा। उनकी माँ का नाम सुमति होगा, जिसके बारे में रेफरेंसेस हमें मूवी में भी मिलते हैं। अब कली की अगर बात करें जाए तो कली को स्क्रिप्चर्स में कहा गया है एज अ डीमन हु विल बी द करंट रूलर ऑफ कलियुगा, जिसकी वजह से कलियुग में पाप जो है वो बढ़ता रहता है। इनफैक्ट इसका बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है कि हमें धन को दिखाया गया है एज अ बुल, जिसके 4 लेग्स हैं रिप्रेजेंटिंग द 4 युगस, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एंड कलयुग। जहाँ पर हर युग में क्या होता है कि इस बुल की जो टांगे हैं वो टूटती रहती हैं, सिग्नलिंग की धर्म की सारे पिलर जो है वो टूट रहे हैं और अब वो बस एक टांग पे खड़ी है, यानी कि एक पिलर पे खड़ी है कलयुग में। तो इसको लिबरेट करने के लिए ही भगवान आने वाले होंगे। अगर हम दूसरे प्लेसेस के बारे में बात करें तो शम्बाला के साथ साथ हमें काशी का भी रेफरेंस मिलता है, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि काशी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ जहाँ पर सिविलाइजेशन आया था, हिंदू सिविलाइजेशन आया था, और अब वो एक लास्ट एंड रिमेनिंग सिटी बन गया है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि आदमी इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है मॉरली इतना इंसेन हो चुका है कि जो लोग बचे हैं, सर्वाइवर्स जो हैं, उनके पास कुछ नहीं है, एंड दे ओनली हैव काशी नाउ टू लिव फॉर। जहाँ पर काशी जो है वो पहले भी था और अंत में भी है, सिग्नलिंग अ कंप्लीट सर्कल।
अगर हम थोड़ा और आगे जाएँ तो हमें मिथोलॉजिकल वेपन्स के बारे में रेफरेंसेस मिलता ही है, जैसे कि गांडीवन जो अर्जुन का धनुष था, विजय जो कर्ण का था। साथ ही साथ हमें 7 इमॉर्टल्स के बारे में भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जिनमें से एक इमॉर्टल को तो प्रैक्टिकली प्ले भी किया है अमिताभ बच्चन ने, हु इज़ अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा जो है वो 7 चिरंजीवी में से आते हैं जो कि कल के अवतार को एड करने वाले होंगे। लेकिन इन सब का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कल की अवतार जो है वो आने वाले होंगे पृथ्वी पर सफ़ेद घोड़े पर बैठकर और हाथ में तलवार लिए। ये शायद सिग्निफाई या ये करता हो कि कोई रेवोल्यूशनरी आदमी शायद इन्हीं जंजरों में से उठेगा और उठ के जो सफ़ेद घोड़ा है, जिसे हम लोग एक प्योरिटी का प्रतीक मान सकते हैं, उसको धारण कर धर्म को लेकर आगे बढ़ेगा। जहाँ पर उसके हाथ में शायद तलवार ना हो जो फ्लेमिंग सोर्ड है, बल्कि एक टॉर्च को सिग्निफाई करता हो, एक फ्लेमिंग टॉर्च को, जिसके लेकर वो आगे बढ़ेगा, एक मशाल टाइप, जो कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज को हटाएगा और वहाँ पर नॉलेज ले आएगा। क्योंकि डार्कनेस एज इट इज सेड इज नॉट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट ओनली। जहाँ पर लाइट नहीं है वहीं पर ही डार्कनेस आता है, इसे हटाने के लिए शायद आएगा। अब कली की अगर बात करें तो इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पर कली को जो है एक असुर की तरह दिखाया गया है। पर क्या ये एक्चुअली में कोई असुर है? शायद ना हो। शायद ये इंसान के अंदर की बुराई को हाईलाइट करता हो, जहाँ पर जो 7 डेडली सिंस हैं, जिसके पास ये सब एकदम मैक्सिमम है, वो कली अपने आप को कह सकता है। जहाँ पर आदमी का लस्ट, ग्रीड, एनवी, स्लॉथ, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लटनी कुछ भी बोलो, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आदमी का पतन होने लगता है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी रेफरेंस मिलता है कि जब गंगा और यमुना सूख जाते हैं तब जाके कल्कि का जन्म होता है। तो शायद इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं बचेगा बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज और नेग्लिजेंस ऑफ द नेचर, तब शायद कोई रेवोल्यूशनरी आदमी आएगा और आकर हम सबको बचाएगा। जहाँ पर गंगा यमुना धीरे धीरे पोल्यूट होना शुरू तो हो चुकी है ऑलरेडी। एक और चीज़ इसमें रेफरेंस ये भी होता है कि 7 चिरंजीवियों के बारे में। अब ये 7 चिरंजीवी जो है अपने नंबर के अंदर बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। हमें 7 डेडली सिंस के बारे में बताया जाता है अब्राहमिक रिलीजन में, जहाँ पर ये 7 डेडली सिंस अगर हम लोग देखें तो शायद ये 7 चिरंजीवी जो हैं, इन सब के काउंटर इफेक्ट की तरह दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सब का ज्ञान और स्ट्रेंथ लेकर कल की जो है वो 7 डेडली सिंस को हराएंगे। जहाँ पर हर एक डेडली सिंस के काउंटर में एक चिरंजीवी को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ी और बात करें इस पे, तो हमें ये भी पता चलता है कि जो सुप्रीम यास्किन है, जिसके बारे में कमल हसन ने प्ले किया है, वो कली नहीं है, लेकिन उसे हम लोग एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ कली की तरह देख सकते हैं एज वन ऑफ द सिंस। फॉर एग्जाम्पल, वो जो है वो बूढ़ा होता है, उसको जीने की इच्छा होती है, ही हैज़ द डिज़ायर एंड लस्ट फॉर मोर पावर एंड टू डी एज हिमसेल्फ, जिसकी वजह से वो मासूम बच्चों को मारता भी है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज इज ग्रीड एज वेल, वन ऑफ द प्राइमरी 7 डेडली सिंस। साथ ही साथ अगर हम थोड़ी परफेक्ट है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि आदमी जो है वो इम्परफेक्शन का शिकार है और आदमी हमेशा परफेक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी का हार्म करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये सब जो एनालॉजीज हैं ये मूवी में हमें साफ साफ दिखते हैं, क्लियरली भी दिखता है। लेकिन इन सब से क्या सिग्निफाई होता है? इन सब से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि आदमी के अंदर की बुराई को अगर हम मार दें तो कली आएगा ही नहीं। यानी कि इसी को लिबरेट करने के लिए शायद कल्कि का जन्म हुआ है। कल्कि एक आइडियोलॉजी के बारे में बात करता रहता है, जहाँ पर वो हमारे अंदर की बुराई को मार देता है। असुर या सुर एक्चुअली में कुछ होता है नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या असुर वो होते हैं जिनके लंबे लंबे दांत हो, नाखून बड़े हों, बाल घुंघराले हों, या फिर जो मांस खाते हों? नहीं, ये शायद अपने अंदर की बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं कि आदमी के अंदर भी असुर या देवता होने की शक्ति होती है। इट्स जस्ट दी माइंडसेट। और शायद इसी लड़ाई को हम लोग यहाँ पर कली और कल्कि के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर शायद ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सिमिलर वेपन्स शायद हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, लेकिन शायद फ्यूचर में इसका कोई यूज़ ना हो। बिकॉज आइंस्टाइन ये कह गए कि शायद 3rd वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो इट वुड बी बैटल्ड बाय स्टिक्स ओनली। कहने का मतलब यही है कि आदमी जितना जितना टाइम जाता है उतना ज़्यादा प्रिमिटिव होता जा रहा है। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम सो प्रिमिटिव और इतना ज़्यादा डूब चुका है वो मटेरियलिस्टिक पोजीशन में कि आदमी के अंदर सैनिटी ख़त्म होने वाली है, जिसकी वजह से शायद मनुष्य जो है वो चीज़ें यूज़ ही ना करें और वो रिसोर्सेज ढंग का प्रयोग ही ना करें और हार्म करते रहे दूसरे लोगों की। यही है इसका शायद असली मीनिंग।
अगर मूवी के कंक्लूजन की बात करें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस मूवी हैज़ बीन अ ग्रेट इनिशिएटिव, जहाँ पर हमें हिंदू कल्चर और साइंटिफिक वेपन का मिक्स देकर हमें बताया गया है कि गुड वर्सेस ईवल का जो पॉसिबल फाइट है वो कैसे हो सकता है। क्योंकि हर युग में हमें गुड वर्सेस ईवल का एक फाइट देखने को मिलता है दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री एज वेल, जिसके बारे में साफ साफ हर जगह पे मेंशन किया जाता है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या फिर हमारे इंडिया के ही वॉर्स क्यों ना हो, विद पाकिस्तान हो गया, या फिर अदर वॉर्स भी क्यों ना हो जाए। लेकिन ये मेरे ओपिनियंस थे यार, तुम्हारा क्या ओपिनियंस है मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। और हाँ, इस मूवी को ज़रूर देखने जाना, बिकॉज इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज वेल। अगर इससे हमें बस देखना ही है ओनली एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और जस्ट टू एन्जॉय द मूवी, स्टिल दिस मूवी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एज वेल। लेकिन ये मेरे ओपिनियंस थे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।